नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज होगा आधिकारिक ऐलान। आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात और नितिन नवीन ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना और सीपी में स्थित हनुमान मंदिर की पूजा अर्चना की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सोमवार को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में नॉमिनेशन प्रक्रिया की गई और 42 साल के नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ऐसे में अमित शाह, और बता दें कि अमित शाह के बाद से जो नेशनल नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह रहे, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत सभी राज्यों के सीएम और सीनियर नेताओं ने नितिन के समर्थन में नामांकन पत्र जमा किया था। बीजेपी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी में अब तक जो है वो 11 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और इसमें से लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार अध्यक्ष बने, जबकि राजनाथ सिंह ने 2 बार ये जिम्मेदारी संभाली। ऐसे में नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नितिन नवीन जो है जेपी नड्डा के बाद अब लंबे समय तक इस प्रश्न के साथ अटकलें चल रही थी कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे। और ऐसे में अब बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के नाम पर मुहर लग गई है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अबरल मलिक जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है और ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास है बीजेपी के लिए। मलिक जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का, तो इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, कि इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचना बेहद ही सरल है। अगर पार्टी के प्रति कोई व्यक्ति समर्पित है, तो चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी मजहब से हो, किसी पंथ से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, इससे किसी रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के प्रति समर्पण, ईमानदारी, जनसेवा, मैं समझता हूं इसके तहत ही निश्चित रूप से यहां तक पहुंचना एक तरीके से सफल हो पाता है। और जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, विपक्ष का, तो निश्चित रूप से उन्हें इस चीज से शिक्षा लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट रूप से जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के पूर्ण रूप से खिलाफ है। और जहां तक विषय एक तरीके से नितिन नवीन जी के नेतृत्व का, आदरणीय बीएल संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी के मार्गदर्शन का, मोदी जी के मार्गदर्शन का, अमित शाह जी के मार्गदर्शन का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और राज्य दर राज्य जीतती रहेगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। बिल्कुल। तो कितना चुनौती वाला होगा आने वाला समय, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी है और ऐसे में एक चुनौती के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है इसी साल। उस लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? बिल्कुल, इस वर्ष पूर्ण रूप से हम जीतेंगे, अगले वर्ष भी जीतेंगे। अगले वर्ष 2027 है, इस वर्ष हम बैठे हैं 2026 में। 2027 में भी उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है। सूबा पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है राजनीतिक लिहाज से। और उत्तर प्रदेश की भी अगर बात कर ली जाए, योगी जी के मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य जीतेगी। क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जहां तक विषय है, वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उसके साथ साथ जो उनका इतिहास रहा है वो बिल्कुल मेहनत का इतिहास है। किस तरीके से वो नीचे से चल के मेहनत करते हुए कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े हैं। जनता का सहयोग उन्हें हमेशा एक तरीके से प्राप्त हुआ। बिल्कुल, बिहार से ये हैं। ऐसे में मलिक जी क्या कह सकते हैं कि जो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, तो युवाओं को साधने के लिए, क्योंकि जेन जी का जमाना चल रहा है, तो इस लिहाज से भी देख सकते हैं हम?
बिल्कुल। और उसके साथ साथ बिहार की भी अगर बात कर ली जाए तो बिहार पॉलिटिकल लिहाज से बहुत ही अवेयर लोगों का स्टेट है, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है बिहार प्रदेश के लोग। और अगर जेनजीज की बात कर ली जाए तो एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से युवा निरंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ पहले भी कनेक्टेड रहा, युवा टीम में हुआ करते थे और पूर्ण रूप से युवाओं से कनेक्टेड रहे हैं। तो उसके आधार पर अगर बात कर ली जाए युवाओं का, तो निश्चित रूप से नितिन नवीन जी के नेतृत्व में युवा भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेगा और निरंतर ज्वाइनिंग्स होंगी। और उसके साथ साथ जहां तक युवाओं का संबंध है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से इस देश का युवा है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मलिक जी। जी बहुत धन्यवाद। बता दें कि बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नितिन नवीन और कुछ ही समय के बाद आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे नितिन नवीन। तो वहीं बीएमसी मेयर पद पर दावेदारी के संकेत देखने को मिल रहे हैं और शिवसेना ने फिर दिए हैं दावेदारी के संकेत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बाल ठाकरे जन्मशती पर शिवसेना मेयर बने शिंदे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महाराष्ट्र में लगातार उठक पटक देखने को मिल रही है मेयर पद को लेकर। ऐसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है एकनाथ शिंदे ने बीएमसी मेयर पद पर शिवसेना की दावेदारी के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से शिवसेना स्थापना बाल ठाकरे की जन्मशती साल की शुरुआत हो रही है और शिवसैनिकों की इच्छा है कि इस मौके पर बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। हालांकि शिंदे ने भी ये भी स्पष्ट किया है कि शिवसेना जो है वो कई ऐसे फैसले नहीं करेगी जो कि जनादेश के खिलाफ हो। उन्होंने याद दिलाया है कि बीएमसी चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन से लड़ा है और जिन नगर निगमों में शिवसेना और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है वहां पर महायुति का ही मेयर बनेगा। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव हुए थे और 16 जनवरी को रिजल्ट सामने आए थे। बीएमसी के 227 सीटों में बीजेपी को 79 और शिंदे को 29 सीटें मिली थी और मेयर के लिए बहुमत का आंकड़ा 114 है और इसके लिए बीजेपी के शिंदे गुट के 25 पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि महायुति की इच्छाएं शिंदे बता रहे हैं और ऐसे में लगातार मेयर पद को लेकर शिंदे गुट में और बीजेपी में कहीं ना कहीं जो है दावेदारी के संकेत दे रहे हैं। शिवसेना की तरफ से अगर बात की जाए और पार्षद को लेकर, और हमारे साथ राजपुंज जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया और ऐसे में क्या अंदर खाने में मेयर पद को लेकर कुछ चल रहा है। राज जी देखिए, जिस प्रकार से अभी अफवाहों का आप देख रहे हैं दौर इतना ज्यादा सरगर्म है, और लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और साहब एकनाथ शिंदे साहब ने साफ कहा है कि इस रस्साकशी जो भी है ये एक हमारा ठीक है, एक वर्ग हमारा शिवसेना का चाहता है कि शिवसेना का मेयर हो, लेकिन देखिए फिर भी हम महायुति हमारा बिल्कुल एकदम हम बिल्कुल साथ में हैं और हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और हम यही चाहते हैं कि महायुति से ही मेयर जो होगा महायुति से लिया जाएगा। राज जी, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि 2.5 साल का जो है वो नियम हो, लागू हो, ऐसी भी शर्तें निकलकर सामने आ रही, तो क्या 2.5 साल के लिए हो सकता है, शिंदे को 2.5 साल के लिए और बीजेपी को 2.5 साल के लिए? देखिए अभी इस पे सब चर्चाओं के विषय हैं, अभी तो हर चीज पे चर्चा चल रही है और जल्दी कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा और ये एक समीकरण है जिसमें हम बातचीत चल रही है, कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने देखिए मिलके चुनाव लड़ा है और महायुति का ही उसमें मेयर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिएगा और जिस प्रकार से, क्योंकि हम देखिए शिवसेना का एक वर्ग है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस बार जंग शताब्दी शुरू हो रही है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की। तो 23 जनवरी 1926 को उनका जन्म हुआ था, तो लगभग आज 20 तारीख का 3 दिन बाद ऐसा है। तो थोड़ा शिव सैनिकों का एक वर्ग है जिनके मन की भावना है कि इस खुशी के अंदर ऐसा हो कि शिवसेना का मेयर वहां पे बने, मतलब एक है ऐसी भावना, लेकिन महायुति का मेयर होगा, मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया राज जी। धन्यवाद। बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर 15 जनवरी को चुनाव हुए थे और 16 को रिजल्ट आए थे। ऐसे में मेयर पद को लेकर दोनों गुटों में एक बार फिर से दावेदारी देखने को मिल रही है। तो वहीं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से 105 मिनट के
दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं और वो आज शाम करीब 4:30 बजे भारत पहुंचे थे और पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रिसीव भी किया था। और मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड और डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए हैं और विदेश सचिव विक्रम ने बताया है कि ये दौरा बेहद ही छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया गया है। विदेश सचिव ने कहा है कि इस दौरे की अहमियत यूएई राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल से समझी जा सकती है और इस प्रतिनिधिमंडल में अबू धाबी और दुबई के शाही परिवार के सदस्य और कई सीनियर मंत्री और अधिकारी शामिल थे। तो वहीं कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को सस्पेंड कर दिया गया है। उनका एक अश्लील वीडियो सामने आया था जिसके बाद से सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में डीजीपी के रामचंद्र राव कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे गए हैं। वीडियो सामने आने के बाद से सीएम सिद्धरामैया ने कहा था कि अगर अधिकारी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी और वीडियो वायरल होने के बाद से डीजीपी गृह मंत्री जी परमेश्वर से मिलने पहुंचे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। गृह मंत्री के घर से निकलने के बाद से डीजीपी ने पत्रकारों से कहा था कि वीडियो झूठा और फ्रॉड है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर आगे के एक्शन के बारे में वकील से बात करेंगे। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि राहुल गांधी की मनरेगा चौपाल आज बरेली में होने जा रही है और ऐसे में नेताओं से ली प्रदेश की सियासी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि राहुल गांधी की आज मनरेगा चौपाल है और बरेली में आज आयोजन है ये कार्यक्रम और नेताओं से प्रदेश की सियासी जानकारी के बारे में ले रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देर रात अपने गढ़ पहुंचे हैं। जगह जगह उनके जो पार्टी पदाधिकारी और आम जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। गेस्ट हाउस में राहुल गांधी ने पदाधिकारियों से मिलकर संगठन के कार्यों की जानकारी ली। राहुल अपने एक दिन दौरे पर क्रिकेट के पिच से लेकर गांव तक जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। और राहुल गांधी बता दें कि रोहनिया ब्लॉक के उमरान गांव में मनरेगा चौपाल भी लगाएंगे। चौपाल के जरिए मनरेगा योजना की अपेक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार को घेर सकते हैं। साथ ही गेस्ट हाउस में संसद जो है वो निधि के करीब 3 करोड़ की सड़क, बारात घर समेत अन्य कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। राहुल पंचायत चुनाव की तैयारियों और एसआईआर को लेकर भी गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों से गुफ्तगू करेंगे। ऐसे में आईटीआई कॉलोनी स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी शुभारंभ करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को जोर दे दिया है और इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के सभी सांसदों के साथ अहम बैठक भी बुलाई और इस बैठक में लोकसभा के 37 और राज्यसभा के 4 सांसद शामिल हुए। पार्टी के सूत्रों की माने तो बैठक में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती और जमीनी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत और व्यवहारिक रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। सपा नेतृत्व इस बार बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और कमजोर कड़ियों को पहचान कर खास जोर दिया जा रहा है और इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। तो वहीं मुंबई के जुहू इलाके में मुक्तेश्वर रोड के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वाली गाड़ी ने ऑटो रिक्शे को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो चालक और उसमें सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों घायलों को तुरंत ही पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायल ऑटो रिक्शा ड्राइवर के भाई ने बताया है कि रात करीब 8:30 बजे उनका भाई ऑटो चला रहा था और उनके पीछे अक्षय कुमार की कार और एक मर्सिडीज चल रही थी और तभी मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मार दी और कार जो है आगे ऑटो से जा टकराई और इसके बाद से ऑटो पलट गई जिससे उनके भाई और ऑटो में बैठे एक यात्री को फंसे होने की खबर मिली। ऑटो पूरी तरह से टूट गया है और उनके भाई की हालत बहुत ही गंभीर है। समीर ने बताया है कि उनके बस यही मांग है कि उनके भाई को सही इलाज हो जाए और ऑटो को आज जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। उन्होंने उसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा है। तो वहीं सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने एक साथ 3 राज्यों में छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया है। जांच एजेंसी ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लगभग 21 जगहों पर धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत तलाशी अभियान चलाया है और ऐसा माना जा रहा है कि संघ जांच एजेंसी बेंगलुरु में मुख्य आरोपी और
टीडीपी के पूर्व अध्यक्ष से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है और ईडी ने हाल ही में केरल पुलिस की प्राथमिकताओं को संज्ञान में लेते हुए पीएमएलए के तहत एक मामला भी दर्ज किया है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले की जांच जो है वो केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में राज्य के विशेष जांच दल द्वारा पहले से ही की जा रही है। तो वहीं उत्तर भारत में ठंड कम होने के बाद से अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 22 और 25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश, हिमाचल के साथ 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक 22 से 25 जनवरी के दौरान हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राज्य के अलग अलग जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने का अलर्ट है। 20 और 21 जनवरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तापमान में गिरावट के साथ श्रीनगर में शीतलहर जारी है। आईएमडी के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नॉर्वे की धमकी मिली है। नोबेल नहीं मिला तो मेरे लिए अब शांति जरूरी नहीं और अब ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहिए। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार जो है ट्रंप धमकी दे रहे हैं। ऐसे में ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नॉर्वे को धमकी दी है कि नोबेल नहीं मिला और मेरे लिए अब शांति जरूरी नहीं है और अब ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने को लेकर असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री और को संदेश भेजकर कहा है कि चूंकि उन्हें पुरस्कार से वंचित रखा गया है, इसीलिए शांति अब उनके लिए प्राथमिकता नहीं रही है। ट्रंप ने इसी पत्र में यह भी दबाव बनाया है कि नॉर्वे डेनमार्क से कहे कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दे और इस घटनाक्रम के बीच यूरोपीय देशों ने ट्रंप की संभावित टैरिफ नीति से निपटने के लिए जवाबी कदमों पर विचार तेज कर दिए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप का संदेश मिला है और फिनलैंड के राष्ट्रपति और को भी संबोधित इस पत्र में ट्रंप ने लिखा है कि आपके देश ने 8 युद्धों को रोकने के लिए मेरे प्रयासों के बावजूद मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, इसीलिए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मुझे शांति महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन अब मैं ये देखने के लिए स्वतंत्र हूं कि अमेरिका के लिए क्या सही है। तो वहीं दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगल में लगी आग की चपेटों में अब आकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है और आग की वजह से अब तक 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। कई कस्बों में घर, गाड़ियां, पूरी तरह से बस्तियां जलकर राख हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ने आपातकालीन घोषणा कर दी है और करीब 4,000 दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। आपातकाल के तहत सेना की मदद भी ली जा रही है। राष्ट्रपति खुद प्रभावित शहर में पहुंचे हैं और हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।